पवनपुर गांव सूरज अस्त होने के बाद अपने अंतिम पड़ाव पर है और गांव के घरों में लालटेन की रोशनियां टिमटिमा रही हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई, मगर पवनपुर गांव ने अभी तक आधुनिकता का स्वाद नहीं चखा था। पवनपुर में वैसे तो कोई खास जगह नहीं थी जिसे देखने के लिए लोग दौड़े चले आते, लेकिन बदकिस्मती से पवनपुर फिर भी प्रसिद्ध था अपनी मनहूस मटका कोठी के लिए। शहर को जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे रामू के चाय नाश्ते की झोपड़ी है, जो उसकी दुकान और मकान सब है। रामू एक उम्रदराज आदमी है, कद काठी उसकी किसी भी किसान जैसी है, अधपके से बाल है, कच्ची छिली सी दाढ़ी और हल्की झुर्रेदार चेहरा। रोज की तरह रामू की चाय की दुकान पर दुकानदारी हो चुकी है और अब ग्राहक आने की उम्मीद नहीं है, यानी एक तरह से दुकान बंद हो चुकी है। शहर जाने वाली उस कच्ची सी सड़क पर वही इकलौती चाय की दुकान थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर रामू और उसके नौकर चुनैया का काम चल जाता था। चुनैया उस झोपड़ी नुमा दुकान के पीछे बर्तन मांज रहा है, जो एक मलिन सा अधेड़ उम्र का दुबला पतला आदमी है। हालांकि उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है। नशे की वजह से उसका शरीर ऐसा था मानो हड्डियों के ढांचे पर काली चमड़ी चिपका दी गई हो। काफी पहले सुनने में आया था कि चुनैया किसी बड़े परिवार से था, पर एक एक करके उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। अब वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया। अपने चरसी स्वभाव की वजह से उसे कोई भी काम नहीं देता था, पर रामू के पास भी बस किसी तरह गिड़गिड़ा कर पड़ा हुआ था। वो तो बस छोटे मोटे काम दो रोटी में हो जाते थे, इसलिए नहीं तो रामू को भी कोई दया नहीं थी उससे। रामू उससे धिक्कारा और कभी कभी गुस्से में पीट भी दिया करता था, लेकिन चुनैया में पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। धत, कैसी चाय बनाई है रे, सारा नशा उड़ा दिया। भोलन ने अपने अधोड़ अंदाज में चीखते हुए चुनैया को दुत्कारा। भोलन पवनपुर गांव का एक आवारा अनाथ और रामू का एकमात्र दोस्त। रामू भी उसे छोटे भाई की तरह मानता था, क्योंकि काफी छोटे से जानता था। शरीर से भोलन मजबूत और दिमाग से निडर था। जाहिल होते हुए भी पैसे कमाने के सारे पैंतरेबाजी जानता था। छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, बेशर्त उसमें पैसा हो और भोलन का दिल गवारा करे। लगभग हर रात को भोलन और रामू की महफिल सजती थी और खत्म तब होती जब देसी ठर्रे में चूर होकर भोलन ढेर ना हो जाए। भोलन की एक अजीब सी आदत थी, पीने के बाद उसे चाय पीने की। अब देसी का नशा दिमाग कब, कहां और किस बात पर सवार हो जाए कौन जानता है। अरे झारे, जल्दी से दूसरी चाय बना ला, नहीं तो देख रहा है ये तुझे ही गाड़ देगा, चल भाग। रामू भी चुनैया पर चिल्लाया और भोलन को संभाला, जो चुनैया को मारने उठ खड़ा हुआ था। क्या रे भोलन, तू भी ना इतनी क्यों चढ़ा लेता है। रामू ने भोलन को किसी तरह शांत किया और जमीन पर बैठाया। क्या करूं दद्दा, एक तो आजकल वैसे भी काम नहीं मिल रहा, ऊपर से सूदखोर साले जान के प्यासे हैं। भोलन अभी भी चिड़चिड़ाया हुआ था। अपनी अय्याशी और 2 का 5 करने की लत पूरी करने के लिए भोलन ने ना जाने किस किस से कर्जा चढ़ा रखा था, जो अब उसके गले का फंदा बन गया था। तो क्या करने की सोच रहा है, अब क्या डाका डालेगा? रामू ने पूछा। डाका तो नहीं, लेकिन भोलन थोड़ी देर चुप रहा, जैसे गहरी सोच में डूब गया हो। दद्दा, ये मटका कोठी का क्या? चुप चुप, एकदम बावरा हो गया है क्या?
भरी जवानी में यमराज के पास जाने की जल्दी है। रामू ने बीच में ही उसे काट दिया और उसे टोकते हुए कहा, नहीं दद्दा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। भला जान किसको प्यारी नहीं होगी, पर उसकी कहानी क्या है कोई बताता ही नहीं। आपको पता है क्या? भोलन ने रामू को मनाते हुए पूछा। इस पर रामू ने बताना शुरू किया। बात पुरानी है, गुलामी के दिनों की। मैंने अपने बाबा से बचपन में सुनी थी। रामू ने कहना शुरू किया। गांव का जमींदार जल्लाद था। छल कपट लालच उसके रग रग में भरा था। किसानों की चाहे चमड़ी चली जाए, पर उसकी दमड़ी नहीं जानी चाहिए थी। इंसान से ज्यादा उसे अपने दौलत से प्यार था। इसी वजह से उसका परिवार नहीं था। सब उसे छोड़कर जा चुके थे, पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्या किसान और क्या उसके गुलाम, सब त्रस्त थे। लेकिन उसके खौफ के आगे सब मजबूर भी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। उसका भी आ गया। जमींदार जब बूढ़ा होने लगा, धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसके अपने पहलवान, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी जान ले लेते थे, अब उसी से नमक हरामी करने लगे। फिर वो समय भी आया जब गांव वालों का प्रतिशोध जाग गया। एक तरफ जहां गांव वाले जमींदार को खत्म करने की योजना बना रहे थे, वहीं अभी भी अपनी दौलत की हवस में चूर जमींदार ऐसी व्यवस्था में लगा था कि मरने के बाद भी वो अपनी दौलत के साथ हमेशा रहे। जमींदार के कुछ राज ऐसे थे जिनकी भनक किसी को नहीं थी। वो पहले ही कोठी में एक गुप्त सुरंग बनवा चुका था, जहां उसे अपनी दौलत मटके में भरकर छुपा दी और दुष्ट तांत्रिकों से अभिमंत्रित करवा दिया। धूर्त जमींदार एक लंबे समय से तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त था। जो किसान उससे बगावत करता, वो फिर कभी नहीं मिलता। कहते हैं जमींदार तंत्र सिद्धि के लिए उनकी बलि दे दिया करता था, जिससे उसका खौफ बरकरार रहता था। आखिरकार जमींदार को मारने की रात निश्चित कर ली गई और ये तय हुआ कि उसकी दौलत को लूटकर गांव वालों में बांट दी जाएगी। इसकी भनक जमींदार को लग चुकी थी। शरीर से कमजोर जमींदार अपनी सारी दौलत लेकर जमीनी सुरंग में छुप गया। हमला अचानक हुआ था, मगर जब जमींदार कहीं नहीं मिला तो उन्होंने पूरी कोठी को भयानक आग के हवाले कर दिया। जमींदार अपनी दौलत के साथ वहीं सुरंग में मर गया। मरते मरते भी उसे किसी बात का मलाल नहीं था, क्योंकि उसकी दौलत उसके साथ थी। मगर उसके बाद कई बार दौलत के उन मटकों को पाने की कोशिश की गई, मगर कोई भी वहां से वापस नहीं लौटी तो बस एक कहानी। अब तो कोई कुत्ता भी उस मनहूस कोठी की तरफ नहीं जाता। इंसान की तो बात ही क्या। कहते हैं कि जमींदार एक प्रेत बनकर अपनी दौलत की हिफाजत करता है। अगर कोई किसी तरह उसके खजाने तक पहुंच भी जाता, दौलत के मटके से यही आवाज गूंजती, जान दे दौलत ले। लेकिन सुन रहे भोलन? रामू ने भोलन की ओर देखा, जो जमीन पर लुढ़क कर खर्राटे ले रहा था। जिसके बाद रामू ने किसी तरह भोलन को उसके घर छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों बाद गांव में रात का दूसरा पहर, घुप अंधेरा और डमरू के बकरी बाड़े में उथल पुथल मची है। बाड़े का दरवाजा खुल गया था और बकरियां मनमानी सी मैदान में घूम रही थी। डमरू सबको वापस बाड़े में हाँक रहा है। काफी देर और मशक्कत के बाद वो फिर से बाड़े में आ जाती है। दरवाजे को गांठ से कसकर बांधकर डमरू माथे का पसीना पोंछता है। झोपड़ी में जाने के लिए वापस मुड़ता कि उसका वापस से दिल हो जाता है और एक बकरी
दूर निकल गए थे। उसे लालटेन उचकाकर दूर देखकर संदेह दूर करता है। करता भी क्या, बाहर तो छोड़ नहीं सकता था, कोई जंगली जानवर दबोच लेता, नहीं तो भोलन जैसे उचक्कों का डर था। सो मन मानकर उसे पकड़ने के लिए बड़बड़ाता हुआ आगे चला। बकरी और उसके बीच सपाट सा मैदान था और आगे झाड़ियां शुरू होती थी। वो बकरी उन्हीं के बीच खड़ी थी। जैसा डमरू को दिख रहा था, अब भला लालटेन की रोशनी में तो कोई कितना दूर देख पाता, बाकी सिर्फ चांद की ही रोशनी थी वहां। अचानक उसे ठोकर लगी। लालटेन उसके हाथ से छूट कर गिरी और बुझ गई। किसी तरह वो वापस खड़ा हुआ और चांद की रोशनी में बकरी को पुचकारने लगा। हालांकि रोशनी काफी कम थी, मगर बकरी पुचकार सुनकर आ रहे थे। मगर कुछ अजीब था, बकरी जैसे जैसे करीब आ रहे थे उसका आकार बढ़ता जा रहा था और करीब आते आते उसकी ऊंचाई डमरू के कंधे तक पहुंच गई। दहशत से डमरू वहीं गिर गया और बकरी कुर्रा रहे थे, पर बकरी कुर्राती नहीं। आते आते उस बकरी या वो जो भी था, वो अब 2 पैरों पर चलने लगा। डमरू को देखकर मानो वो मुस्कुरा रहा हो। वो अब डमरू के बिल्कुल ऊपर था। उस जीव की सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। उसकी लाल अंगारे जैसी सुलगती आंखों में डमरू को अपनी मौत दिख रहे थे। और इससे पहले कि डमरू अगली सांस पूरी कर पाता, उस दानव ने अपने दांत उसकी गर्दन में धंसा दिए। 5 साल बाद सुबह का समय है और रामू दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। पिछले कुछ समय गांव के हालात ठीक नहीं है। मवेशियों के साथ कुछ लोगों के लापता होने की खबरें फैली हैं। अफवाह है कि कोई बहरूपिया दानव है जो किसी का भी रूप लेकर लोगों और मवेशियों को उठाकर ले जाता है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और किसी की खबर नहीं है। गांव वालों ने उसे नाम दिया है गिरगिट। एक सुंदर घोड़ा बग्गी रामू के दुकान के पास आकर रुकती है। ऐसी सुंदर घोड़ा गाड़ी सिर्फ बड़े जमींदारों के पास ही होती थी। 2 पहलवानों ने नीचे उतरकर तुरंत बग्गी का दरवाजा खोला तो उससे एक मूंछों पर ताव देता हष्ट-पुष्ट आदमी उतरा, जिसे देखते ही मालूम होता था कि वो कोई अमीर सेठ है। एक पहलवान तुरंत छतरी लेकर उसके पीछे चल दिया। इतने रौब देखकर रामू का देहाती जाग गया। उसे लगा कि आज शायद कमाई का सूखा खत्म होगा। हुजूर हुजूर करता वो भी खुशामद करता चला आया। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि उस सेठ को उसने देखा है कहीं पर। उन पहलवानों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई अपनी हड्डियां तोड़वाने की, इसलिए ज्यादा नहीं बोला। का दद्दा, पहचाने नहीं? रामू चौंका कि ये दद्दा कहने वाला तो एक ही आदमी है, पर पिछले 5 सालों से उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। भोलन, तू है का रे? रामू ने हिचकते हुए पूछा। हाँ दादा, हम ही है। कहाँ चला गया था रे तू? कितना ढूंढा, और ये ठाट बाट कैसे? अरे दादा, सब बताएंगे, पहले चाय से गला तो तर करो। दोनों गले मिले और फिर चाय के साथ बातों का दौर चला। भोलन ने बताया कि वो शहर भाग गया था लेनदारों से बचने के लिए। वहां काफी दिन भटकने के बाद एक भले सेठ को कुछ बदमाश मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई, मगर खुद घायल हो गया था और बहुत दिनों तक उनके घर इलाज होता रहा। जब ठीक हुआ तो सेठ ने उसका सारा हाल सुना, समझा और अपने यहाँ ही नौकरी पर रखा। इतनी ठोकरों ने भोलन का दिल भी बदल दिया। अब पैतरेबाजी की जगह
होशियारी, मेहनत और ईमानदारी ने ले ली थी। बुजुर्ग सेठ की कोई औलाद नहीं थे और भोलन को वो पहले ही परख चुके थे, तो सेठ ने भोलन को गोद ले लिया। जमींदारी उसे ही सौंप दी। भोलन पवनपुर गांव अपने सारे लेनदारों का पैसा उनके मुंह पर मारने आया है। और तुम बताओ दद्दा, गांव का क्या हाल है? अरे पूछ नहीं भाई, तेरे जाने के बाद यहाँ गिरगिट की दहशत फैल गई है ना। न जाने कितने गांव वाले गायब हुए और मवेशियों की तो गिनती ही नहीं। रात का अंधेरा कब किसको मौत लेकर आ जाएगा कुछ पता नहीं। बहुत खोजा गया मगर कोई सुराग नहीं मिला। मिलेगा भी तो कैसे? कोई एक रूप तो थोड़ी है, कभी भेड़, कभी भैंस, तो कभी कोई बूढ़ा आदमी। एक बार तो बच्चे के भेष में भी दिख गया था। मेरी मान तो यहाँ ज्यादा दिन तक रुक मत, वापस चला जा भोलन। मैं भी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो दद्दा, इतने पहलवान ऐसे ही थोड़ी रखे हैं मैंने। और भोलन को तो तुम जानते ही हो, देखता हूँ इस गिरगिट को। उसी रात गांव का पुराना धर्मशाला किराए पर लिया गया था भोलन के ठहरने के लिए। हालत ठीक नहीं थे, मानो कभी भी दम तोड़ दे, पर एक आध दिन तो गुजारने के लिए ठिकाना तो चाहिए ही था। 8 पहलवानों ने धर्मशाला को किला बना दिया था। हर तरफ गश्त लगते पैनी नजर थी उनकी। ठीक सुबह से पहले रात का एक ऐसा घना पहर आता है जो शैतान को भी नींद में डुबा देता है। तो पहलवान क्या थे, बस वही हुआ। मेन दरवाजे पर पहरा दे रहे पहलवान खड़े खड़े ही खर्राटे ले रहे थे। पहले पहलवान को लगा जैसे उसके पे ऊपर पास कोई में चूहा मरा है। ऐसी दुर्गंध ने उसकी नाक चीर दी। नींदा सी आंखों से उसने देखा तो कुछ नहीं था। कारे सांड, जब गोभी मूली हजम नहीं होता तो इतना ठूस क्यों लेते हो? वो दूसरे पहलवान को बड़बड़ाया, पर वो भी नींद में चिकड़ा गड़ा था। सो पहले पहलवान ने फिर से आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई सामने खड़ा उन्हें देख रहा है। अरे चचा, इतनी रात का? अभी सुबह ही तो मिले थे मालिक से। चलो अभी जाओ, सुबह मिल लेना, अभी सोते होंगे मालिक। मगर रामू जैसी आकृति वाला वो देहाती बिना हरकत किए ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। पहलवान को लगा कि शायद देहाती को बात समझ नहीं आई, तो उसे जोर से धक्का देने के लिए पहलवान थोड़ा और आगे बढ़ा। और जैसे ही उसने अपना हाथ धक्का देने के लिए आगे बढ़ाया कि उसका हाथ उस देहाती के शरीर के आर पार हो गया। पहलवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। आखिर किसी इंसान के शरीर के आर पार हाथ कैसे निकल सकता है। तभी उसने जोर से चिल्लाया, गिरगिट। अगली सुबह 8 पहलवान और भोलन सारे के सारे गायब थे। उनका किसी को भी कोई पता नहीं चल पाया कि वो रातों रात कहाँ गए। अगर वो रातों रात चले भी गए तो भोलन रामू से एक बार मिलने तो जरूर आता, मगर वो सब जैसे गायब ही हो गए और फिर कभी भी उनका पता नहीं चल पाया। कहते हैं कि गिरगिट का आतंक आज भी गांव में बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।